Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 12th, we will do a numerical question from the chapter Dissolution of Partnership Firm. So let us begin the question. Following is the balance sheet of A and B as on 31st March 2019. तो ये हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, ए और बी पार्टनर दो पार्टनर्स हैं और वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को 31 मार्च 2019 को। और जो बैलेंस शीट उस डेट को दी गई है दैट इज लायबिलिटी साइड जो है हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, बी लोन है 35,000 का, जर्नल रिजर्व है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 12,000 का। उसके अलावा कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की 95,000 एंड 1,50,000 और टोटल जो है ये 4,32,000 जो है लायबिलिटी साइड का टोटल बन रहा है बैलेंस शीट का। और इसी तरीके से एसेट साइड जो है हमारे पास एसेट्स दी हुई हैं। कैश एट बैंक है हमारे पास 94,000 का, डेटर्स है हमारे 80,000 के जिसमें से हमने प्रोविजन लेस किया है डाउटफुल डेट्स का 10,000, तो हमारे डेटर्स जो हैं वो है 70,000 के। उसके बाद स्टॉक है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट्स हैं 58,000 की और लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000 का, गुडविल है 30,000 का। तो ये हमारे पास टोटल जो है बैलेंस शीट दी गई है उस डेट को। और उसके अलावा अब हमें जब बैलेंस शीट हम पढ़ रहे होते हैं उसी समय हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो हमने ऑलरेडी जो है पिछले जो है लेक्चर्स में देखा है कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या रूल्स हैं उसको बनाने के। और अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप उसको देखिए और उससे आप पहले ये सीखिए कि रिलेशन कैसे बनता है। उसके बाद फिर तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं जब आपको उसके रूल्स पता हो, रियलाइजेशन कैसे बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इसमें से थर्ड पार्टीज की जो चीज़ें होती हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वही हमें जो है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। बी लोन जो है ये बी एक पार्टनर है जिसका लोन है तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बना करके पेमेंट की जाती है। जनरल रिजर्व जो है इट इज़ नॉट ए लायबिलिटी तो इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 का दिया हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट दी हुई है एसेट साइड तो हम इस रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दी होंगी तो हम रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो अगर कई बार ऐसा हो सकता है खाली इन्वेस्टमेंट दी हुई है, रिजर्व नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे। और अगर रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर हम रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हम जनरल रिजर्व को करने वाले हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट दी हो तो ही आप जो है रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद कैपिटल पार्टनर्स की ये जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना करके दे जाएंगे, इसलिए इसको भी हम रियलाइजेशन में नहीं देंगे। उसके बाद एसेट साइड आ जाइए, इसमें कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश अकाउंट बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, तो इसलिए उसको अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, इसलिए इसको हम रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद एसेट्स जो है डेटर्स 80,000 के हैं, ये आपकी रिलेशन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ये क्रेडिट साइड चला जाएगा रियलाइजेशन में। स्टॉक चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी हम लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे और गुडविल, क्योंकि जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते रहे हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में पार्टनर्स को ओल्ड गुडविल जो है राइट ऑफ कर दी जाती है उनकी ओल्ड रेशो में, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। गुडविल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एसेट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट लाइक अदर एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या क्या इनके जो थे नियमों के अंतर्गत इनको उन्होंने डिसोल्यूशन किया है। 5% ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। प्रूव्ड बैड का मतलब होता है, बैड क्या होता है, बैड डेट्स वो होते हैं जो पैसा हमें नहीं मिलता, डूबत ऋण इसको हिंदी में कहते हैं। तो 5% जो है हमारे डेटर्स बैड हो गए। तो हमारे बुक वैल्यू थी डेटर्स की 80,000, उसका 5%, हमने 70 का 5% नहीं लेना। ये तो हमने प्रोविजन बना रखा है कि हमने अंदाजे से लगा रखा है कि 10,000 रुपये शायद इनमें ना मिले, उसके लिए प्रोविजन है, लेकिन एक्चुअल में हमें जितना लॉस हुआ है वो हुआ है 5%। तो 80,000 का 5% हो गया 4,000 रुपीज़। तो 4,000 का नुकसान हुआ है, 10 का नहीं हुआ है। तो 4,000 हम 80,000 में यानी कम मिले, तो 76,000 हमें डेटर्स के पैसे मिले हैं। स्टॉक रियलाइज्ड हमारा 28,000 को हुआ है, बुक वैल्यू 23,000 थी। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था हमने सीखा था कैसे रूल्स हैं उसके। उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना कि कोई एसेट जो है कम में बिकी है या ज़्यादा में बिकी है। आपने जिस भी वैल्यू में वो एसेट बिकी है वो वैल्यू आपने अपनी बुक में या उसमें लेजर में लिखनी है। प्रॉफिट या लॉस हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गुडविल नील मतलब कुछ नहीं मिला, गुडविल की 0 वैल्यू है। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है रियलाइज 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। तो जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी 10% ज़्यादा कीमत हमें मिली है, यानी कि 1.5 लाख का
जो 10% है दैट इज़ 15,000, तो 1,65,000 में हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई है। All right. Other additional information given is partner A decided to take over the investment at its book value. तो जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो बुक वैल्यू पर ही जो भी कीमत उसकी बैलेंस शीट में थी उसी कीमत में ए पार्टनर ने वो जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ले ली हैं। Then creditors were payable after 2 months but were paid immediately and the firm availed a discount of 6% per annum. तो जो पार्टनर है उसको जो है क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, तो 2 महीने बाद जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी बट वर पेड इमीडिएटली, तो उनको तुरंत हमें पैसा देना पड़ा क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। 2 महीने बाद हम पेमेंट नहीं कर सकते, हमें इमीडिएटली ही सबके पैसे वापस करने होंगे जिसके भी हमें देने हैं, तो हम 2 महीने पहले ही उनको जो है पेमेंट कर रहे हैं। तो जिसके लिए द फर्म अवेल्ड द डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम, तो 6% के हिसाब से फर्म को डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से। और उसकी कैलकुलेशन जब हम देखेंगे यहाँ पर कितना डिस्काउंट हमें मिला है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर इज 90,000 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो 6% है और पर एनम के हिसाब से, और 90,000 का 6/100 इंटू 2/12 ये हो गया आपका 900 रुपीज़ डिस्काउंट है, यानी कि हमें उनको देने थे 90,000 रुपीज़ और 900 का हमें डिस्काउंट मिला, तो वी हैव टू पे ओनली 89,100 रुपीज़ टू द क्रेडिटर्स। तो ये हमें क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन देख ली। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर टेकन ओवर बाय द बी एट 6,000 रुपीज़। तो अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट होती है जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है, लेकिन बाद में जब हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं उस समय और डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं तब हमने देखा कि कोई एसेट हमारे पास है जिसका बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। तो इट वाज टेकन ओवर बाय बी एट रुपीज 6,000, तो 6,000 में बी ने अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली है एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज़। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बिजनेस को बंद करते समय, डिसोल्यूशन करते समय, जो भी हमारा जो हम ऑक्शन रखते हैं और ऑक्शनर को पेमेंट करते हैं, जो भी हमारा खर्चा आता है नीलामी में और डिसोल्यूशन में, वो सारे खर्चे को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमारा जो खर्चा हुआ है रिलेशन डिसोल्यूशन के समय दैट वाज 5,000 रुपीज़। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं जब हम एसेट्स को बेचते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर एक नीलामी रखते हैं, ऑक्शन करते हैं, ऑक्शनर को जो पैसे दिए जाते हैं, जो खर्चा होता है हमारा टोटल, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑल राइट, तो अभी तक हमने क्वेश्चन समझ लिया है, क्या कुछ दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम जो है इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर इसका लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए हमें करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सारी एसेट्स जो है उसको जिनको हम सेल कर सकते हैं, रियल वैल्यू जिसकी मिल सकती है कैश में, उनको हम ट्रांसफर करेंगे। तो डेटर्स को हमने 80,000 जो है इसको लिखा है और उसका जो प्रोविजन था डाउटफुल डेट्स वो 10,000 हमने यहाँ पर लिखना है। तो कोई भी प्रोविजन है वो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में आपने जो है जो इसका अगेंस्ट आपको कोई प्रोविजन बना हुआ है वो लिखना है। तो स्टॉक जो है वो 30,000 का बुक वैल्यू है, ये सारी बुक वैल्यूज हैं। तो सेल वाली अपनी हमने नहीं लिखनी है, पहले हमें बुक वैल्यू लिखनी है जो बैलेंस शीट में दी हुई है। देन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 58,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 एंड टू गुडविल 30,000। तो यहाँ तक हमने जो है सारी एसेट्स जो ट्रांसफर करनी थी वो कर दी है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था हमारा जो, वो हमने 10,000 यहाँ लिख दिया। क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू है 90,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो देखिए यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट लिखी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्रेडिट साइड लिखा है 12,000 रुपये का, ये हमने ट्रांसफर करना है। आपने इसका कुछ नहीं करना, ना तो हमें प्रोविजन किसी को पे करना है, ना हमें किसी को रिजर्व पे करना है, हमें सिर्फ ये यहाँ पर उतारना है अगर उसके अगेंस्ट में कोई लाइव एसेट है तो। उसके बाद अब हम एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे। तो एसेट्स को हम बेचेंगे बाय बैंक अकाउंट। एसेट सोल्ड, डेटर्स हमारे 76,000 के रियलाइज हुए थे क्योंकि 5% जो है बैड हो गए थे, 80,000 में से 4,000 के बैड डेट्स हो गए, तो 76,000 के जो है रुपीज़ हमें मिले डेटर से। स्टॉक जो है 28,000 का हमारा बिका है एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,65,000 जो 10% मोर देन बुक वैल्यू था वो बिका है। 1.5 लाख उसकी बुक वैल्यू थी और ये 15,000 एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट में हमें बिका है हमारी लैंड और बिल्डिंग, तो 1,65,000 हो गए। तो टोटल जो हमारी सेल हुई है एसेट्स की वो हुई है 2,69,000 की। उसके अलावा जो है जो बाय ए कैपिटल अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट जो है ए ने ले ली थी बुक वैल्यू पे, दैट इज 58,000 रुपीज़ में ले ली है। और बी ने जो है दूसरे पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड एसेट एक थी जो कि बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करती है, बिजनेस का पार्ट थी, तो वो जो है वो बी ने ले लिया 6,000 रुपये में। तो ये टोटल जितनी भी एसेट्स थी उनका सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब जो ये पैसा हमारे पास आया है उससे जो है हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड। इस पे हमें डिस्काउंट मिला था 2 महीने पहले ही क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो 900 रुपये का, तो
89,100 रुपीज़ हमारे को पे करने हैं। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिए हैं टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 5,000 का हमारा खर्चा हुआ था रियलाइजेशन में। अब हम क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे। 4,45,000 रुपीज़ हमारा जो है टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, और इसी तरीके से डेबिट साइड का जो है हम टोटल कर लेंगे, और उसके बाद जो है क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, दैट इज 2,900 रुपीज़। और इस 2,900 रुपीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वो इक्वल है, एंड दिस 2,900 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ए एंड बी इन द इक्वल रेशियो। तो 1,450 ए को मिल जाएगा एंड 1,450 रुपीज़ बी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना करके एसेट सेल करी और लायबिलिटीज़ को पे कर दिया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट था, जो पैसे बच गए थे, उसको हमने पार्टनर्स में इक्वली या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, नाउ लेट अस कम टू द जर्नल एंट्रीज। तो पहले मैं लेजर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड किस में हमने क्या लिखा, ताकि हमें जर्नल एंट्रीज इजीली समझ आ जाती हैं कि किस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, जितनी भी एसेट्स हमें करनी थी उसकी एंट्री जब हम बनाएंगे, कंपाउंड एंट्री हम बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू गुडविल। तो इनकी सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, और टोटल अमाउंट 3,48,000 रुपीज़ हमने जो है ट्रांसफ़र किए हैं एसेट्स के रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं, इसी तरह से लायबिलिटीज़ और रिजर्व या प्रोविजंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर्स 90,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था हमारा 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारा 12,000। तो इसकी भी मैंने कंपाउंड एंट्री बना ली है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका बन गया प्रोविजन एंड रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया 1,12,000 रुपीज़। उसके बाद जो है हम जो है लायबिलिटीज़ पे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स पेड 94,100 रुपीज़ की ये जो है एंट्री हमारी बनेगी क्रेडिट। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, जो हमने एसेट सेल किया उसकी हमने कंबाइन एंट्री बनाई है, मतलब सिंगल एंट्री बना दी है इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो टोटल हमें जो पैसा मिला था एसेट्स रियलाइज करके सेल करके 2,69,000 का मिला था। उसके बाद जो है पार्टनर्स ने जो दो है एसेट्स ली थी, एक ने इन्वेस्टमेंट ली थी और दूसरे ने अनरिकॉर्डेड एसेट ली थी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टोटल एसेट्स जो है वो टू रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गई 64,000 टेकन बाय द पार्टनर्स। आफ्टर दैट जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो 2,900 रुपीज़ था, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,900 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 1,450 ईच। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल किया है जिसमें हमने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा है, और इसकी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स होते हैं। उसमें जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज आती हैं। आजकल फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत आया है, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक मेन इसका जो है कंपोनेंट एक तरीके से इस क्वेश्चन का, जो कि आपको अच्छे से आ गया तो आपको पूरा न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स भी। ओके, और आज के लिए इतना ही। तो आशा है आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड कीप ऑन लर्निंग। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।